गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा दोस्तों कि आप चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट तो जरूर करें, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि जितना निचोड़ हो सकता है दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट जीके बन सकता है, वो सब हम आपके लिए लेके आए हैं, है ना। वो सब आपके लिए लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ देखना मत भूलिए दोस्तों। बस 15-16 मिनट का क्लास होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो समय न गवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो अब हम काम की बात शुरू करते हैं। आपका भी टाइम बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न हम लोग का कि अप्रैल 2020 में फिनटेक कंपनी है आईबीएस फिनटेक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ना। वही कंपनी है दोस्तों फिनटेक। तो वही कह रहा है कि आईबीएस फिनटेक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है ये भी। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा शैलेश हरिभक्ति। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा शैलेश हरिभक्ति को चुना गया है अध्यक्ष के रूप में, है ना। फिनटेक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है शैलेश हरिभक्ति को। तो क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, इसकी डिटेल्स की अगर हम बात करें आपसे, तो कह सकते हैं आईबीएस इनफैक्ट जो फिनटेक है, आईबीएस फिनटेक जो है वो ये घोषणा किया है कि अब जो हमारे अध्यक्ष होंगे वो शैलेश हरिभक्ति होंगे, है ना दोस्तों, शैलेश हरिभक्ति होंगे। तो देखिए दोस्तों, सीएम ग्रोवर की कंपनी जो है उसके भी मतलब पहले रह चुके हैं। तो उसके एमडी और सीईओ भी हैं। एक और है टीएम मंजुनाथ कंपनी, उसके ईडी और सीटीओ हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी का जो ये भी मुख्यालय है वो भी बेंगलोर में है, बेंगलोर के कर्नाटक में। तो आईबीएस फिनटेक जो है कोविड-19 के बाद जो नई विश्व व्यवस्था के लिए कॉर्पोरेट्स को तैयार करने में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। तो चाहता है कि एक बेहतर से बेहतर लीडरशिप हो, इसलिए इन्हें शैलेश हरिभक्ति को चुना गया है। तो इनके पास एक्सपीरियंस है ना दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं इसका जो उत्तर होगा शैलेश हरिभक्ति। तो उम्मीद है आपको कवर हो गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच 2018 में सत्ता में आने के बाद दूसरी बार अपनी मीडिया टीम बदली है। हाँ दोस्तों, याद रखिए, ये तो आपको वैसे भी मालूम हो गया होगा। खैर इसका बता दें, उत्तर जो है वो पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के इमरान खान जो है दूसरी बार अपना मीडिया टीम बदल चुका है ना। अपनी दूसरी बार मीडिया टीम बदल चुका है। भारी आलोचना इसको हो रहा है पाकिस्तान में इमरान खान का। खैर इसकी डिटेल्स के बाद बात हम करते हैं। फिलहाल याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा वो पाकिस्तान होगा। तो अब अगर डिटेल्स की वो बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान के जो इमरान खान है, तो अपनी आलोचना के कारण अपनी जो मीडिया है बार बार बदलता रहता है। तो बढ़ती आलोचना के बीच 2018 में जब आया था, तो सत्ता में आने के बाद दूसरी बार अपनी मीडिया टीम बदली है। उन्होंने सीनेटर शिवली फराज को देश का नया सूचना मंत्री बनाया। और जो सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा जो है, तो उसको सूचना और प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री का विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कह सकते हैं पाकिस्तान अपना। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा पाकिस्तान होगा। इसकी डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न हो गया होगा। चलिए हम लोग तीसरे की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा प्रश्न हम लोग के लिए है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन विद्या दिवेना योजना शुरू किया है। हालांकि नहीं, इन्वर्टर कोमा के अंदर हमें बंद करना चाहिए था। याद रखिएगा, फिर भी जगन विद्या दिवेना योजना शुरू किया गया है ना। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश थे, यानी यूपी भी कह सकते हैं, इन्हें शॉर्ट में यूपी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, है ना। इसका जो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश होगा। देखिए दोस्तों, जगन विद्या दिवेना योजना के तहत देखिए क्या है। अगर इनकी बात करें तो इस योजना के तहत आप कह सकते हैं दोस्तों, गरीब छात्रों को जो है उच्च अध्ययन के लिए उसकी मदद किया जाएगा, उच्च अध्ययन के लिए, है ना। इस योजना के तहत करीब करीब 12 लाख छात्र जो है उनको लाभ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो गरीब छात्र जो होता है वो
कह सकते हैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का व्यवस्था किया गया है जगन विद्या दिवेना योजना के तहत, है ना दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। तो कह सकते हैं कि 12 लाख छात्रों को इससे मदद मिलेगा, उच्च शिक्षा मिलेगा। तो यही था जगन विद्या दिवेना योजना में। चलिए, उम्मीद है आपको जरूर कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हम लोगों के लिए कि माइकल रॉबिन्सन का अप्रैल 2020 में निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े हुए थे, आपसे यही पूछा जा रहा है ना। तो माइकल रॉबिन्सन का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे, तो इसका जो उत्तर होगा, याद रखिएगा दोस्तों, वो फुटबॉल होगा। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, फुटबॉल। माइकल रॉबिन्सन का जो संबंध था वो फुटबॉल से था, यानी कि वो फुटबॉल से उनका करियर रहा है, फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, फुटबॉल। इसमें कुछ खास बताने का कुछ है नहीं दोस्तों, क्या बताएं इसमें। तो याद रखिएगा, इसमें इसका जो उत्तर होगा फुटबॉल होगा, है ना। तो लिवरपूल के कह सकते हैं, लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर रहे हैं दोस्तों, और 1983-84 में ये जीते थे। तो बस इसमें यही कह सकते हैं कि 1983-84 में जीते थे, लिवरपूल के पूर्व पूर्व स्ट्राइकर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनका निधन हो गया, है ना। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, फुटबॉल से इनका संबंध था। चलिए हम लोग पांचवे पे बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न हम लोग के लिए कि अप्रैल 2020 में किसने पुष्टि की कि आर्कटिक थोड़ा सा ऐसे हो, तो आर्कटिक के ऊपर भोजन परत में, ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद बंद हो गया है। तो दोस्तों, ओजोन आपको मालूम ही होगा, ओजोन क्या है। ओजोन परत में भी आप सुन रहे होंगे कि ओजोन परत में बहुत बड़ा छेद हो गया है। तो खैर, अब क्या हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से जो है चाइना का बहुत सा प्रदूषण अब उधर नहीं जा पाया है। इस कारण है कि अब वो भरने लगा है। तो वही पूछा जा रहा है कि किसने ये बताया कि अब जो छेद है भर रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस और कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज, ये दोनों है ना दोस्तों। याद रखिएगा, यानी कि कॉपरनिकस से रिलेटेड ये दोनों मिल के ये बताया है दोस्तों कि अब जो आर्कटिक के ऊपर छेद था वो अब बंद होने लगा है ना, उभरने लगा है आर्कटिक के ऊपर जो छेद बन गया था। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो समताप मंडल जो है दोस्तों, समताप मंडल में ही ओजोन परत की गैस का एक सुरक्षात्मक परत है, जिससे जो कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है उसको रोकता है। तो अब वो भरने लगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग छठे की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पे। अभिनेता इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वो किस वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों, इरफान खान एक सच में बहुत बड़े, मतलब कह सकते हैं कलाकार थे। सच में इनकी मृत्यु जो हुआ है वो बॉलीवुड को हिला दिया। तो देखिए दोस्तों, इनका जो पद्मश्री इनको जो मिला था वो कब मिला था, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनको जो मिला था 2011 में मिला था, है ना दोस्तों। पद्मश्री मिला था जो 2011 में मिला था इनको, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो इरफान खान को पद्मश्री कब मिला, तो 2011 में मिला था। अब इनकी अगर डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1988 में मीरा नायर जो निर्देशित सलाम बॉम्बे से किया। इनका जो शुरुआती बोल रहे हैं, शुरुआती फिल्म जो है, स्क्रीन डेब्यू जो किया था वो 1988 में मीरा नायर से किया था, सलाम बॉम्बे। 3 दशक से करीब 3 दशक, यानी कह सकते हैं 30 साल से अधिक के करियर में करीब करीब इन्होंने 50 से अधिक बार
50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और इन्होंने एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। 2011 में इरफान को कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा, पद्मश्री भी इन्हें मिला। तो कह सकते हैं इनके बारे में दोस्तों कि एक ही बार में ये मतलब कि किसी भी जो रोल होता है एक ही बार में बोल दिया करते थे। तो इनके पास टैलेंट था, स्किल था ये चीज़ का। वास्तव में एक बड़े कह सकते हैं कि थे, है ना दोस्तों, कलाकार थे भाई। तो खैर समझ आ गया होगा आपको, इसमें थोड़ा हम ज़्यादा ये हो गए। तो खैर समझ रहे होंगे आप दोस्तों, 2011 में इनको पद्मश्री मिला था। तो चलिए दोस्तों हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का जो 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न हम लोग के लिए कि किसने एक सेवा शुरू की है जिसके माध्यम से ग्राहक विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को दवा भेज सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर विदेश में आपका रिश्तेदार है तो आप दवा भेज सकते हैं इसके तहत। तो किसने शुरू किया ये सेवा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर होगा याद रखिए ब्लू डार्ट, है ना दोस्तों, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ब्लू डार्ट वास्तव में अभी बहुत बड़ा कंपनी है। तो कह सकते हैं कि खैर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस जो है, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ब्लू डार्ट जो एक्सप्रेस है दोस्तों, इन्होंने शुरू किया है एक सेवा जिसके तहत आप विदेश में अपने परिवार को भी अपनी दवा भेज सकते हैं। कोरोना की दवा, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट दवा भेज सकते हैं ब्लू डार्ट के एक्सप्रेस के द्वारा। तो अगर आपको दोस्तों कोई दवा भेजना है तो आप ब्लू डार्ट या DHL काउंटर पर जाना होगा आपको, और ब्लू डार्ट DHL की डोर टू डोर एक्सप्रेस सेवा के माध्यम से अपने परिवार या दोस्तों को जो भी हैं विदेश में आपके दवा भेजने के लिए वैध चिकित्सा पर्चा जो मिलता है वो आपको उसको देना होगा, जिससे आपको आपके परिवार के पास पहुंच जाएगा वो दवा, है ना दोस्तों। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और यही आपका एक डिटेल्स है जो हम आपको बता दिए। तो चलिए दोस्तों आपको समझ आ गया होगा 7वां भी। अब हम लोग 8वें प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब जो हमारा 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस बल में 55 वर्षीय यानी कि भारत के कौन सा सशस्त्र बल के पूछा जा रहा है, किस बल में 55 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई, यानी कि कोई फौज एक मर गए हैं। तो महामारी से किसी बल की यह पहली मौत है। ये तो बात की बात है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि किस बल में 55 वर्षीय एक व्यक्ति मर गए हैं कोरोना वायरस के कारण। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो उत्तर होगा CRPF, सॉरी, तो याद रखिए दोस्तों, हम माफ़ कीजिएगा हमने ऑप्शन ही नहीं दिया था, है ना, ऑप्शन ही नहीं दिए थे दोस्तों। खैर आप समझ गए होंगे आप। तो देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर होगा CRPF, है ना दोस्तों। तो CRPF के एक व्यक्ति जो 55 वर्षीय फौज थे वो डेट कर गए हैं। तो याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा वो CRPF, कोरोना वायरस के कारण इनकी मृत्यु हो चुका है। उनकी मृत्यु के कारण यानी कि कह सकते हैं दोस्तों इस बटालियन के कम से कम 45 अन्य कर्मी, जो 45 और भी फौज हैं इनके बटालियन का, उनको भी कोरोना वायरस संक्रमण के साथ भर्ती कराया गया था, है ना। तो अब उम्मीद करते हैं हम लोग कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुका है इनकी। तो यही आपसे इसमें था, यही था 8वें प्रश्न में। तो याद रखिएगा, उम्मीद है आपको जरूर ये कंप्लीट हो गया होगा, CRPF याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 9वीं की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसको अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह, तो याद रखिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें शपथ दिलाया गया। तो याद रखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, है ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें शपथ दिलाया है। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, तो अभी हाल ही फिलहाल यानी 28 अप्रैल कह सकते हैं, हाल फिलहाल क्या 28 अप्रैल के दिन ही इन्हें न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया है। तो देखिए दोस्तों ये पहले जो थे वो कोलकाता के उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे, है ना, दीपांकर दत्ता की बात कर रहे हैं। तो ये अब न्यायमूर्ति भूषण प्रदुमन जो धर्माधिकारी थे इनके जगह ही ले लेंगे, जिनका कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 अप्रैल 2020 को मतलब कह सकते हैं इनको समाप्त हो गया। इनका जो न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल था इनका समाप्त हो गया, इसलिए 28 अप्रैल के दिन ही न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को नियुक्त कर दिया गया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा दोस्तों 9वां प्रश्न। अब हम लोग 10वीं यानी लास्ट की ओर चलते हैं। आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, बस 2 मिनट और रुक जाइए, आपका लास्ट वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। 15-16 मिनट के
इसके बाद आपका 15-16 मिनट का जो क्लास है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, लास्ट जो प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मिस ना करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत। क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपसे यही है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा 29 अप्रैल। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 29 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नृत्य दिवस है ना, नृत्य आपको मालूम ही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? तो 29 अप्रैल के दिन। तो देखिए दोस्तों, अगर इनकी शुरुआत के बारे में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत के बारे में बात करें, तो 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा इसको बनाया गया था। तो उसी समय से ये मनाते आया जा रहा है। तो एक चीज़ और है इसमें दोस्तों, यूनेस्को के प्रदर्शन के लिए भी इनको मतलब कि भागीदार माना जाता है। यह दिन नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है ना? तो नृत्य के प्रति एक शिक्षा के रूप में भी इन्हें मतलब हतोत्साहित करता है लोगों को। हतोत्साहित नहीं, उत्साहित कह सकते हैं। तो उत्साहित करता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो नृत्य के प्रति एक जागरूकता बढ़ाता है, यही आप कह सकते हैं। 29 अप्रैल के दिन ये मतलब 29 अप्रैल के दिन ये मनाया जाता है। हाँ, एक चीज़ और बताएँ दोस्तों, नोबरे की जयंती का प्रतीक है। नोबरे के जयंती का प्रतीक, नोबरे एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर ये मनाया जाता है 29 अप्रैल के दिन। तो उनका जन्म भी हुआ था नोबरे का 29 अप्रैल के दिन। नृत्य के प्रति इनका बड़ा योगदान रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 29 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है फिर से बता दें, 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा हुआ था, डांस कमेटी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चाहें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना? इससे आपको यही होगा कि सबसे पहले आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशंस, आप और वीडियो देख सकते हैं। कोई वीडियो अगर डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका क्लास खत्म हो गया।